नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक उस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके बीच में बात करने वाले हैं। आप शिकागो यूनिवर्सिटी शिकर के विद्यार्थी होंगे और आप बीए सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे तो आपका स्वागत है। इस वीडियो में पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं आपके बीच में। बीए सेमेस्टर फोर्थ की आप एग्ज़ाम देने वाले होंगे और आपके मेजर के अंतर्गत तो पॉलिटिकल साइंस होगी। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की आपका टॉपिक का नाम है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। इसके 2 यूनिट की वीडियो हमने कंप्लीट कर ली और ये यूनिट 3 का इस वीडियो में आपका स्वागत है। यूनिट 3 के इस वीडियो में हम आपके बीच में बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट नोट्स। जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें बात करने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। इसमें यूनिट 1 और 2 का वीडियो अपलोड कर दिया है। 1 में कुछ स्टूडेंट के प्रॉब्लम है तो उसकी आसान भाषा में नोट्स फिर से हम करने का प्रयास करेंगे, वो एग्ज़ाम के पास करेंगे। अभी वो टाइम आउट हो गया, यानी कि उस के लिए अभी कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, ठीक है। तो वो भी क्लास आपकी बहुत जल्द होगी, तो समझे, आसान भाषा में समझना है आपको, एकदम सीख के बेहतर तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देर के, बिना किसी डाउट के अपने इस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं और ये है अपना सिलेबस, देख सकते हैं। इसमें यह वीडियो अपलोड करती है, इसमें कुछ स्टूडेंट की दिक्कत है तो वो वीडियो फिर से अपलोड करने का प्रयास करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम के पास देख रहे हैं तो ये अपलोड हो चुका है, वो पहले वाला वीडियो हम डिलीट भी कर देंगे, ठीक है। उसमें क्या है कि थोड़ा कंटेंट थोड़ा बेसिक ज़्यादा नहीं था, वो तो ऊपर ऊपर का कंटेंट था, उसमें समझ नहीं आया। लेकिन इसका वीडियो एकदम सीधे से अपलोड है और ये इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम जेरी बेथम के बारे में पढ़ेंगे, JS मिल के बारे में पढ़ेंगे और हेराल्ड लास्की के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक है आज यूनिट 3 का, तो इसमें पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सभी आपकी 15 हार्स का आती है लगभग आपको। तो बिना किसी देर के, बिना किसी डाउट के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये आपका वेस्ट पॉलिटिकल यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, बहुत हार्ड टॉपिक है। आपकी एग्जाम में बहुत सी स्टूडेंट के लगभग आप 100% स्टूडेंट एग्जाम देती है, तो उसमें से आपकी आप मान के चलेंगे कि लगभग 70% स्टूडेंट ही एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं, लेकिन 30 स्टूडेंट को अगले साल पास करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपको बिना किसी देर के और बिना किसी डाउट के इस वीडियो में जुड़ जाना है। तो बिना किसी देर के अपने इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये सिलेबस है आपका, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। आपका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो पश्चिमी राजनीति चिंतन आपका टॉपिक है। उसमें विकास में आपके जेरी बेंथम और आपकी जॉर्ज स्टुअर्ट मिल और आपकी हेराल्ड लास्की का विस्तृत दार्शनिक विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले इनका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इन्होंने किस प्रकार कार्य किया, किस प्रकार कार्य राजनीति के अंतर्गत इन्होंने किया। सबसे पहले बात की जाए तो राजनीतिक विचारक यानी राजनीतिक दर्शन। पश्चिमी राजनीतिक दर्शन के इतिहास में जेरिम बेथम, जॉन स्टुअर्ट मिल और आपके हेराल्ड के विचारक एक क्रमिक बौद्धिक यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये क्या है कि एक क्रम यानी लगातार एक बौद्धिक यात्रा का प्रतिनिधित्व प्रमुख रूप से करते हैं, जो शास्त्रीय उपयोगिता के उद्भव से लेकर उदारवाद के परिष्करण और अंत लोकतांत्रिक समाजवाद एवं बहुलवाद के आधुनिक सिद्धांतों का विस्तृत है। यानी कि आपके जो जेरेमी और आपकी स्टुअर्ट और आपकी हेराल्ड थे, इन्होंने शास्त्रीय उपयोगवाद के उद्भव में, यानी कि शास्त्रीय उपयोगवाद में आपके उद्भव में शुरुआत से लेकर उदारवाद के अंत तक लोकतांत्रिक समाजवाद एवं बहुलवाद के आधुनिक सिद्धांतों तक विस्तृत किया। इन्होंने क्या है कि शास्त्रीय उपयोगिता की शुरुआत, यानी जो शास्त्रीय लोक नृत्य और शास्त्रीय जो आपकी रचनाएं हुई थी, उसमें शुरुआत से लेकर अंत तक इन्होंने योगदान देने का प्रमुख रूप से कार्य किया था। ये प्रतिवेदन इन 3 महान विचारक के दर्शन का गहन विश्लेषण करता है, उन्हें ऐतिहासिक संदर्भों, वैचारिक तंत्रों और समकालीन वैश्विक व्यवस्था, विशेष रूप से राजनीतिक ढांचे पर उनके व्यापक प्रभाव को जांच करता है। तो इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो अपने इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेरिम बेंथम के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने किस प्रकार कार्य किया और किस प्रकार इन्होंने राजनीति का कार्य रहा था, तो उसके बारे में पूरी डिटेल से। तो जेरी बेंथम आधुनिक उपयोगीवाद और विविध सकारात्मक के प्रवर्तक के माने जाते हैं, तो आप सभी को याद रखना है, ठीक है। तो जेरी बेंथम 1748 से लेकर 1832 तक थे, ठीक है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1748 में और इनकी मृत्यु होती है 1832 में। और ये लगभग कितने साल जीती है, तो आप कहेंगे कि लगभग कितनी हो गई, आप कहेंगे कि 8 और 8 16, 16 कम, तो ये लगभग आपके जिए थे 74 वर्ष, 74 84 वर्ष तक लगभग जिए थे।
जिंदा रहे थे। तो ये एक असाधारण अंग्रेजी दार्शनिक थे और विधिवेता और समाज सुधारक थे। यह क्या थे? आपके साधारण अंग्रेजी दार्शनिक, विधिवेता और समाज सुधारक थे, जिन्हें आधुनिक उपयोगिता के जनक के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी इन्हें आधुनिक उपयोगिता के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, मान्यता प्राप्त है। इनका जन्म लंदन के एक धनी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? आप कहेंगे कि 1748 में लंदन के धनी और कानूनी परिवार में हुआ था। बेथम एक बालक कोत्याकू था। तो आपका इसमें परिचय, अगर इस वैज्ञानिक का अगर परिचय पूछे तो आपको ये लिख कर आ जाना है कि बेथम एक बाल कोत्याकू थे, यानी कि चाइल्ड प्रोडिजी थे। ठीक है, जिन्होंने मात्र 3 वर्ष की आयु में लैटिन और ग्रीक जैसी जटिल भाषाओं का अध्ययन शुरू कर दिया। यानी कि ये लगभग 3 वर्ष के थे तब तक इन्होंने लैटिन और आपकी ग्रीक जैसी जटिल भाषाओं का अध्ययन शुरू कर दिया था। उनका जीवन उस युग में बीता जब यूरोप वैज्ञानिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति के दौर में शुरू हुआ था। यानी कि उस समय आपका यूरोप, यानी कि इनका जन्म कहाँ पर होता है? आप कहेंगे इनका जन्म लंदन में हुआ था। तो लंदन में उनका जन्म हुआ था। जब ये 3 वर्ष के थे तो इन्होंने लैटिन और ग्रीक भाषा समझ ली थी, लेकिन उस समय जब ये जिस माध्यम में निवास कर रही थी उस समय यूरोप अपनी वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति के दौर में शुरू गुजर रहा था। यानी कि अपने उद्योगों को बढ़ा रहा था, अपनी वैज्ञानिक नीति को बढ़ा रहा था। उस समय इन्होंने लैटिन और ग्रीक भाषाओं का अध्ययन कर लिया था, जिसने तर्क, अवलोकन और साक्ष्य आधारित सोच को बढ़ावा दिया है। आप सभी का देखना है। बेथम के राजनीतिक और नैतिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य उस समय की अराजकता और रहस्यमय ब्रिटिश कानूनी थी। यानी कि उस समय ब्रिटिश कानूनी की बहुत कुरीतियाँ, यानी कि उनका बहुत ज़्यादा षड्यंत्र चलता था और वैज्ञानिक आधार पर पुनर्गठित करना था। यानी कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि उस समय जो आपकी अंग्रेज यानी ब्रिटिश लोग थे वह मुख्य रूप से यूरोपीय लोगों को और आपके जर्मनी के लोगों को और इनका जन्म हुआ लंदन के लोगों को ब्रिटिश के लोग बहुत ज़्यादा शोषित करते थे। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है। उनका उद्देश्य था कि इन सभी को उठाकर वैज्ञानिक आधार पर पुनर्गठित करना था। इन्होंने सोचा कि ये जो गलत कार्य हो रहे हैं इन सभी को रोकना मेरा उद्देश्य रहेगा। उन्होंने पारंपरिक और धार्मिक नैतिकता के स्थान पर एक ऐसी प्रणाली की वकालत की जिसे मापा जा सके, ठीक है, जो मानवीय अनुभवों पर आधारित हो। तो इन्होंने क्या किया? पारंपरिक और धार्मिक नैतिकता के स्थान पर, यानी कि इन्होंने पारंपरिक को भी छोड़ दिया, यानी पुरानी परंपराओं को छोड़ दिया, और धर्म के जो लोग थे उनको भी छोड़ दिया, जो धर्म को लोग मानते थे उनको भी छोड़ दिया। इसी प्रणाली की वकालत की जो मानवीय अनुभवों पर आधारित हो, यानी कि जो वैज्ञानिक, आप इसको वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, मानवीय अनुभव भी कह सकते हैं। इन्होंने उसके ऊपर ध्यान दिया, ये भगवान के ऊपर और जो पुरानी परंपरा थी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सोचा कि जो मानव सोचता है उसी के अकॉर्डिंग कार्य होने चाहिए। उनकी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथकृति ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, द इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789 में इन्होंने प्रकाशित किया। आपकी एग्जाम में आएगा, इनकी पुस्तक आए तो ये आपको लिख लेना, 2-3 बार लिख कर आप याद करेंगे तो आपको ये कृति याद हो जाएगी। ऐसे आपको याद नहीं होगी तो आपको 2-3 बार लिख कर प्रयास करना जिससे कि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, इन्होंने सुख और दुख के गणितीय विश्लेषण के माध्यम से शासन कला के नए मानदंड स्थापित किए। तो ये आप सभी को याद रखना। तो ये आपके लिए बेसिक इंट्रोडक्शन था। आपको एग्जाम में क्वेश्चन है कि जेरी बेथम के जीवन के बारे में बताइए, तो आप सिंपल ये लिख कर आ जाना, आपकी पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। आगे इसके सुख और दुख जो संप्रभु थे उसके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल से। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, तो आगे आपके बीच में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आगे डिटेल से बात करेंगे। बेथम का संपूर्ण दर्शन एक इस आधारभूत तथ्य पर टिका था कि प्रकृति ने मानव जाति को दो संप्रभु स्वामी में सुख और दुख, यानी कि प्रकृति ने मनुष्य में दो ही कार्य देखे, एक तो सुख होता है और आपका एक दुख होता है। यानी कि मनुष्य दो ही जीवन में व्यापक करता है, कभी दुखी होता है तो कभी सुखी होता है। ठीक है, उनका तर्क था कि मनुष्य प्रत्येक कार्य चाहे वह व्यक्तिगत हो या राजनीतिक हो या अनिवार्य रूप से सुख की प्राप्ति हो और दुख के निर्माण की इच्छा से प्रेरित होता है। यानी कि मनुष्य सभी ऐसा कार्य करता है कि मुझे इससे सुख की प्राप्ति हो, मेरे को कभी दुखी ना हो, इसीलिए मनुष्य हमेशा राजनीतिक और व्यापारिक कार्य करता रहता है। तो आप सभी का देखना है। इसे मनोवैज्ञानिक तथ्य सत्य को उन्होंने नैतिकता का आधार बनाया, जिसे उपयोगितावाद का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी कहा जाता है। तो यह सभी का देना कि मनुष्य को सुख और दुख के दो जीवन के दो पहलू होते हैं, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। तो इनके बारे में उन्होंने डिटेल से बताया। उपयोगिता के अनुसार किसी भी कार्य को नैतिक वैधता और उसके परिणाम द्वारा निर्धारित होती है। यदि कोई कार्य समाज में सुख की मात्रा बढ़ाता है, यानी कोई व्यक्ति
किसी समाज में सुख की कार्य के लिए कुछ कार्य करता है और सुख की मात्रा समाज में बढ़ती है और दुख को कम करता है तो वह उपयोगी और सही है। यानी कि जो व्यक्ति यदि कोई कार्य समाज में सुखी कार्य करता है और दुखी कार्य को कम करता है तो वह उपयोगी वो सही है, क्योंकि जो सुख की प्राप्ति करेगा वह सुखी होगा, यानी वह सही माना जाएगा। समाज में कुछ अच्छा कार्य करेगा, यानी समाज में आप किसी पानी का नल लगाते हैं, किसी टंकी का निर्माण करते हैं तो उसे समाज को सुखी मिलेगा, उसमें पानी लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और एक अच्छा उनको सुविधा मिलेगी जिससे वह उपयोगी और सही माना जाएगा। बेतम का सुप्रसिद्ध नारा अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख इसी सिद्धांत का सार, यानी कि इनका एक प्रसिद्ध नारा था कि अधिकतम है सबसे ज़्यादा लोगों को सबसे ज़्यादा सुख देना चाहिए, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये इसी सिद्धांत का सार था। ये सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत आचरण के लिए एक मार्गदर्शन था बल्कि ये कानून निर्माताओं के लिए भी एक उपकरण है जिससे वे मूल्यांकन कर सकते हैं यदि कोई भी प्रस्तावित कानून समाज के कल्याण में योगदान दे रहा है तो ये दे रहा है या नहीं। ठीक है, तो यह कानून निर्माताओं के लिए तो इनके प्रमुख सिद्धांत थे, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था, वो रीड कर दिया। नीचे वाली पढ़ देते हैं, सुकम मापी पद्धति। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अपने कौन वेतन के अनुसार सुख और दुख का संपर्क के बारे में पूरे विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आप इसके बारे में वर्णन करके आ जाना, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। वेतन की मौलिकता उनके इस प्रयास में नहीं थी कि उन्होंने नैतिकता को एक मात्रात्मक विज्ञान बनाने की कोशिश की। उन्होंने सुकम मापी पद्धति या हेडोनिक कैलकुलस विकसित किया जिसका उद्देश्य सुख और दुख की मात्रा को सटीकता से मापना था। बेतम का मानना था कि सभी सुख अपनी कृति में समान होते हैं और उनमें केवल मात्रा का अंतर होता है। ठीक है, उनके अनुसार यदि सुख की मात्रा समान है तो बच्चों का खेल पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है। यानी कि वो कविता पढ़ना, यानी कि जो भी एक छोटा बच्चा है आपके घर में उसको खेल पसंद है तो उसको खेल की फील्ड में रहेगी, क्योंकि अभी खेल के समय में खेल में जो पैसे कमा रहे हैं स्टूडेंट और जो नौजवान जो क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी आप आईपीएल देख रहे होंगे तो आईपीएल में जैसे नौजवान छोटे छोटे जो वैभव सूर्यवंशी है जो लगभग 15 साल के हैं, उनके पिता ने जन्म से सपना देखा था कि मैं मेरे अपने बेटे को क्रिकेटर बनाऊंगा, तो उन्होंने छोटे से बच्चे को अपने छोटे से वैभव को ही क्रिकेट खिलाया और उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट पैदा करवाया और अब आप देख सकते हैं कि वह एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया है और वो बड़े बड़े क्रिकेटर उससे डरते हैं। ठीक है, तो इस बात आपको याद रखना है कि व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक है, सुख और दुख के आकलन करने के लिए बेतम ने 7 विशिष्ट आयामों का प्रस्ताव किया है। सुख और दुख की प्रतिष्ठा को तो इन्होंने 7 कौन से किया तो उसके बारे में पढ़ देते हैं। 7 कौन से तीव्रता। ठीक है, तीव्रता की विवरण परिभाषा करेंगे। सबसे पहले हम आपके बीच तीव्रता क्या था, सुख की गहराई या उसका कितना प्रभाव है, ये सुख की होती है। ठीक है, उच्च तीव्रता वाले भावों को प्राथमिकता देना, सार्वजनिक नीति के महत्व में विवरण। ठीक है, अवधि, सुख सुख कितने समय तक बना रहता है। अल्पनिक सुखों पर दीर्घकालीन लाभों को वरीयता देना, यानी कि छोटे सुखों को बड़े समय तक कैसे बनाए रखें। निश्चितता, तो सुख प्राप्त होने की संभावना कितनी स्पष्ट है। जोखिम भरे लाभों के बजाय निश्चित परिणामों का चयन करें, यानी कि जोखिम कार्यों को छोड़ें और सरल कार्यों करने का प्रयास करें। नेक्स्ट आई निश्चितता। निश्चितता हमने कर लिया। अब निकटता, तो सुख कितनी जल्द प्राप्त होगा, ये उसका होता है जो तात्कालीन आवश्यकता हो भविष्य के लाभों में संतुलन होना, यानी कि कभी दुखी हो तो आपको निकटता के समय जो आपके सुख आने वाले हैं उनको जीने का प्रयास करें। उत्पादकता, तो क्या वह सुख अन्य सुखों को जन्म देने की क्षमता रखता है। ऐसे निवेश तो श्रृंखला प्रभाव पैदा करते हैं जो आपके चेन इफेक्ट होते हैं। ठीक है, शुद्धता, तो सुख के साथ दुख के मिश्रण संभावना कितनी कम है। तो आपके बीच में ऐसे कार्यों से बचना जिनके सुख परिणाम के बाद सुख दुख हो। तो क्या है कि आपको ऐसे कार्यों से बचना जो पहले सुख दे और बाद में दुख दे। ठीक है, विस्तार, तो वह सुख कितने व्यक्तियों को प्रभावित करता है। अधिकतम व्यक्ति के सिद्धांत का निर्धारण करना है। ठीक है, तो वह सुख कितने व्यक्ति, यानी कि विस्तार के बारे में बात की जाए तो वह सुख कितने व्यक्तियों को सुख देगा, अपने अलावा कितने व्यक्तियों को सुख देगा या अपने ओनली अपने को ही सुख देगा, तो यह भी आपको याद रखना है। अधिकतर व्यक्तियों के सिद्धांत का निर्धारण करना। ये गणितीय दृष्टिकोण आधुनिक अर्थशास्त्र में लागत विश्लेषण का पूर्वज से माना गया है। बेतम का मानना था कि विधायक को प्रत्येक कानून बनाने से पहले समाज के कुल सुख और कुल की गणना करनी चाहिए, यानी कि जब कोई व्यक्ति विधायक के पद पर खड़ा होता है तो वो इन सभी के आयाम को पढ़कर ही खड़ा होना चाहिए और उन्हें कार्य करना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बीच में, कानूनी और संस्थागत सुधार।
पेंटापिटन और विधिक सकारात्मक। तो इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो ये आपकी बेथम के अनुसार पढ़ेंगे अब। तो बेथम एक कटर सुधारक थे जिन्होंने ब्रिटिश न्यायतंत्र की जड़ों को हिला दिया था, यानी कि ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन पूरे विश्व भर में माना गया था, ठीक है। उन्होंने प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक अधिकारों के विचार को पूरी तरह खारिज कर दिया। मतलब प्राकृतिक विधि थी और प्राकृतिक अधिकारों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उनके लिए अधिकार केवल राज्य द्वारा निर्मित कानून की देन है, यानी कि उनके अनुसार सभी कानूनों को राज्य की ही देन माना गया था और कानून संप्रभु की इच्छा का आदेश है। बेथम ने वैशाखियों पर बकवास कहा था, पर बकवास कहा था उन्होंने, क्योंकि उनके अनुसार बिना कानून से कोई अधिकार नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बात करते हैं पेंसिल के पेनोप्टिकन, ठीक है। पेनोप्टिकन क्या होता है, तो आपकी उसके बारे में वो डिटेल से हम पढ़ लेते हैं। तो पेनोप्टिकल बेथम ने जेल सुधार के लिए क्रांतिकारी वास्तुकला का प्रस्ताव दिया था, जिसे पेनोप्टिकन कहा जाता है। आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा कि पेनोप्टिकन किसे कहते हैं, पेनोप्टिकन किसे कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि बेथम ने जेल सुधार के लिए क्रांतिकारी वास्तुकला का प्रस्ताव किया था, इसे पेनोप्टिकन कहा जाता है। यह एक गोलाकार इमारत थी जिसमें एक केंद्रीय निगरानी टावर में से सभी कैदियों को देखा जा सकता था, लेकिन कैदी ये नहीं जान सकते थे कि उन्हें कब देखा जा रहा है। ये निरंतर निगरानी का मनोवैज्ञानिक दबाव कैदियों के आचरण में सुधार लाने के लिए डिजाइन किया गया था, यानी कि जेल में 2 कैदी थे, उनके लिए उनको देखने के लिए ऐसा कानून बनाया गया था जिसमें जब कोई पुलिस अधिकारी देखता था तो उन जेलियों को नहीं लगता था कि हमें कोई देख रहा है। तो ये एक ऐसी आपकी पेनोप्टिकल एक नीति थी, कानूनी संहिता कर। तो ये आपके सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि पेनोप्टिकन किसे कहा जाता है, ठीक है। इनकी 1 लाइन क्वेश्चन भी हम एग्जाम के पास करने का प्रयास करेंगे, तब तक आपको यही पढ़ना है। तो कानूनी संहिताकरण, तो उन्होंने मांग की कि जटिल और बिखरे हुए आम कानूनों के स्थान पर सरल, स्पष्ट और संहिताबद्ध कानून होने चाहिए ताकि आम नागरिक भी उन्हें समझ सके। यानी कि कानूनी संहिता अगर की बात की जाए तो आपकी उन्होंने मांग की, यानी कि उन्होंने आपके बेथम ने मांगी थी कि बिगड़े हुए कानून के स्थान पर सरल, स्पष्ट, यानी कि जो आपकी जटिल कानून थे उनके स्थान पर सरल और स्पष्ट और संहिताबद्ध कानून होने चाहिए ताकि आम नागरिक भी आसानी से समझ सके। उनका मानना था कि कानून का उद्देश्य जनता की सुरक्षा और कल्याण होना चाहिए। तो आपकी कानूनी संहिता करके आने में उन्होंने पढ़ा था। तो लोकतांत्रिक सुधार क्या थे, आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आया कि आप बताइए कि किसके अनुसार, तो आपको एग्जाम में आएगा बेथम के अनुसार कानूनी लोकतांत्रिक सुधार क्या है। तो उसके बारे में एग्जाम में आपको बताना है कि बेथम के अनुसार लोकतांत्रिक सुधार कौन से है। तो आप कहेंगे बेथम ने गुप्त मतदान, ठीक है, लोकतांत्रिक सुधार। तो आपके एग्जाम में आएगा कि बेथम के अनुसार लोकतांत्रिक सुधार किया। तो बेथम ने गुप्त मतदान, यानी कि जो आपकी गुप्त मतदान होते हैं जिनको मतदान अपना बताएंगे तो उसका समय पता किसी को न चले। वार्षिक संसदीय चुनाव वैश्विक मताधिकार का समर्थन किया ताकि शासकों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके। उनका तर्क था कि यदि शासक जवाबदेह नहीं होंगे तो वे अपने व्यक्तिगत सुख के लिए जनता के दुख को बढ़ाएंगे। तो आप सबको याद रखना है। तो ये इनके तीनों विचार थे। हम बात करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इनके मैंने पढ़ते हैं। इनका जन्म होता है आपका 1806 में। एक महान ब्रिटिश दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री माने जाते हैं जिन्होंने अपने गुरु बेथम के कटोरे, इनके गुरु कौन थे, आप कहेंगे बेथम के बारे में हमने डिटेल से बात करके आ चुकी है। उनका जन्म आपका कहाँ पर, आप कहेंगे लंदन में हुआ था। उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया, 3 साल की उम्र में उन्होंने कौन सी भाषा का अध्ययन कर लिया, उसके ऊपर डिटेल से बात करके आ गई। उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल 1806 में 1833 में इनका मृत्यु हो जाती है। और आप कहेंगे कि ये बहुत कम समय तक ही जिंदा रहे थे, लगभग आप कहेंगे कि 27 और 6 33 वर्ष तक ही जिंदा रहे थे, ज़्यादा समय तो जिंदा नहीं रहे थे। पालन पोषण उनके पिता जेम्स मिल और बेथम की कड़ी निगरानी में एक बौद्धिक प्रयोग के रूप में हुआ। इनके गुरु के समान और इनके पिता जेम्स मिल के अनुसार इनका ये लालन पालन हुआ। इनका जो हुआ था, इनके गुरु आपके प्रिंसिप थे
आगे बात की जाए, यद्यपि वे उपयोगितावाद परंपरा से पले बड़े थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि सुख को केवल मात्रात्मक विश्लेषण ही करना चाहिए, मानवीय भावनाओं व्यक्तिगत चरित्र के विकास की अपेक्षा करते हैं। तो आपके बेतम का सिद्धांत था, ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। तो आपके बेथम का सिद्धांत था कि सुख और दुख, इनका है कि सुख की श्रेष्ठता इनका सिद्धांत है। तो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपके स्टुअर्ट टफ यानी मिल के अनुसार श्रेष्ठता क्या है। तो मिल ने बेथम की स्वीरता की चुनौती दी, यानी कि तो बेथम का विचार था सुख और दुख, उनको चुनौती दी कि सभी सुख समान होते हैं। उन्होंने कहा कि सभी सुख समान होते हैं। उन्होंने सुखों के बीच गुणात्मक अंतर स्थापित किया, उच्चतर और निम्नतर सुखों की अवधारणा प्रस्तुत की, यानी कि अपने गुरु के खिलाफ उन्होंने कार्य किया। उन्होंने कहा कि सुख और दुख समान नहीं होते, सुख की उच्चतर और निम्नतर सुखों की अवधारणा प्रस्तुत की। मेल के अनुसार बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक सुख शारीरिक सुखों से कहीं अधिक मूल्यवान और श्रेष्ठ होते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक, कलात्मक सुख शारीरिक सुखों से कहीं अधिक होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति का मानसिक सुख होता है, यानी कि उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती है, ना कोई उसके नैतिकता के समय कोई दुख होता है, ना कोई कला यानी कि कोई कलात्मक कार्य के समय कोई उसमें दुख होता है। शारीरिक दुखों से कहीं अधिक होता है। जो शारीरिक दुख होती है आपकी, शारीरिक दुख कौन से होते हैं? फिजिकल दुख, यानी आपके पेट टूटा हुआ है, आपका शरीर में दर्द हो रहा है, आपकी सर दर्द कर रहा है, आपका पेट दर्द कर रहा है, तो इससे कहीं अधिक अच्छा आपका होता है कि ये तो आपके दुख होते हैं, तो ये ज़्यादा बड़े दुख नहीं होती। इससे ज़्यादा बड़ा दुख होता है मानसिक दुख, जो डिप्रेशन चीज़ होती है वो दुख होता है, ठीक है। मिल का सिद्धांत था कि एक संतुष्ट सुअर होने से बेहतर है कि एक असंतुष्ट मनुष्य होना, यानी कि एक संतुष्ट जो सुअर होता है वो सभी नलियों में कादा खाकर और उसमें से जो आपकी जो कचरा खाकर सुखी रहता है, उससे अच्छा मनुष्य है, ठीक है। मनुष्य अच्छा क्यों है? एक संतुष्ट मूर्ख होने से बेहतर है कि असंतुष्ट कराता होने की संतुष्ट, यानी कि जो सभी कार्य कर ले, उससे अच्छा है कि आप एक बेहतर असंतुष्ट कराता होना। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य अपनी उच्च शक्तियों के प्रयोग से जो सुख प्राप्त करता है वह पुष्प सुखों से उच्च स्तर का माना होता है। इस संशोधन ने उपयोगितावाद को एक यांत्रिक सिद्धांत से बदलकर एक नैतिक जीवन दर्शन बना दिया है, जहाँ व्यक्ति के चरित्र का विकास उपयोगितावाद का अंतिम मानदंड बन गया। तो इन्होंने जो कार्य किए आप सभी ने रीड किए होंगे, तो आपको समझना है कि इन्होंने जो कार्य किया और उन्होंने जो तर्क दिए वो कितने ऑथेंटिक है और कितने गलत है, तो आप समझने का प्रयास करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं आपकी जो स्वतंत्रता की अवधारणा और आंधी का सिद्धांत है, हार्म ऑफ द प्रिंसिपल। तो इनके सिद्धांत है तो पढ़ लेते हैं, तो बिना किसी देखे बिना किसी डाउट के, J.S. मिल, ठीक है। J.S. मिल की कृति ऑन लिबर्टी थी, इनकी 1859 में प्रकाशित हुई। आधुनिक राजनीति चिंतन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे सशक्त दस्तावेज मानी जाती है। मिल के लिए स्वतंत्रता केवल एक साधन नहीं है। मिल के लिए क्या है कि आपकी स्वतंत्रता एक साधन नहीं है, बल्कि यह मानव विकास, सत्य की खोज के एक अनिवार्य आधार थी। इन्होंने तर्क दिया है कि समाज और राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार एक ही परिस्थिति में है, स्वयं की रक्षा या दूसरों को हानि से बचाना। यानी कि जैस मिल ने आपकी जो ऑन लिबर्टी थी उसमें 1859 में एक पुस्तक प्रकाशित की। यह व्यक्ति के स्वतंत्रता का सबसे सशक्त दस्तावेज मानी जाती है। मिल के लिए स्वतंत्रता केवल एक साधन नहीं थी, बल्कि वह मानव विकास और आपकी सत्य की खोज के लिए एक अनिवार्य सुधार थी। उन्होंने तर्क दिया कि समाज और राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार केवल एक ही परिस्थिति में है, स्वयं की रक्षा या दूसरों को हानि से बचाना। मिल ने मानवीय कार्यों को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है। तो नीचे इस प्रकार आपके बीच में कार्य की श्रेणी है। तो आपके स्वयं सेवक यानी स्वयं विषयक आपके सेल्फ पे रिगार्डिंग होती है, वे कार्य जिनका प्रभाव केवल कर्ता के स्वयं के शरीर, मस्तिष्क और स्वास्थ्य पड़ता है, जैसे आहार, वस्त्र, विचार। और आपके पर विषय कार्य, तो पर विषय का आपके क्या होगा? अदर वगैरह। वे कार्य जिनका प्रभाव समाज के अन्य सदस्यों पर, यानी कि जो व्यक्ति के अलावा समाज के कार्यों को करता है, वे कार्य जिनका प्रभाव समाज के अन्य सदस्यों या सार्वजनिक सुरक्षा पर पड़ता है, जैसे हिंसा, चोरी, सार्वजनिक उपद्रव है। तो यह आपके बीच आता है सीमित से यदि इन तो आपके बीच में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर करना चाहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके समझने के लिए आपको ये परिभाषा उदाहरण आपको याद रखनी है, ठीक है। मिल ने चेतावनी दी कि लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। समाज अक्सर उन व्यक्तियों पर अपनी राय थोपने की कोशिश करता है जो पारंपरिक से अलग होती है। मिल के अनुसार विविधता और विशिष्टता एक ही समाज में प्रगति का
इंजन है। ठीक है, आपके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बचाव किस प्रकार रहा, तो उसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। मिल अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता के प्रबल पक्ष देती है। उनका मानना था कि किसी भी विचार को दबाना चाहे वह समाज की नज़र में कितना भी गलत क्यों न हो, सत्य के प्रति अपराध है। उन्होंने तर्क दिया कि सत्य केवल विरोधी विचारों के बीच संघर्ष से ही उभरता है। तो इनके जो विचार थे उनको पढ़ने अपेक्षा थे सत्य की आंशिक उपस्थिति। तो सत्य की आंशिक उपस्थिति हो सकता है कि दबाया गया विचार पूर्ण तो सत्य हो, यानी जो कोई विचार आपका संसद में या विधानसभा में उठता है वो दबाया गया विचार जो सत्य हो, या उसे दबाने का अर्थ है कि मानवता को सत्य से वंचित करना, तो उसको दबाना सही रहता है। ठीक है, आंशिक सत्य का समन्वय। तो आंशिक सत्य का समन्वय अक्सर दो विरोधी विचारों से में सत्य की कुछ अंश होते हैं। स्वतंत्र बहस ही उन्हें जोड़कर पूर्ण सत्य तक पहुंचाती है। जीवंत सत्य बनाम मृत सिद्धांत, यदि किसी प्रचलित सत्य को चुनौती नहीं दी जाती है तो उस पर बहस की जानी नहीं होती है, तो वह मृत सिद्धांत बन जाता है जिससे लोग बिना समझे मानते हैं। विरोधी विचारों को सुनने से ही समझ अधिक गहरी जीवंत होती है। ठीक है, आगे डिटेल से बात करिए आपके लोकतंत्र, समानाधिकार और महिलाओं के अधिकार। तो आपके पढ़ रहे हैं किसके अनुसार, जीएल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मिल के बारे में पढ़ रहे हैं, हम आपके बीच में देख सकते हैं आप। तो मिल लोकतंत्र के समर्थक थे, लेकिन वे अनिच्छुक लोकतंत्र भी डरते थे। वे डरते थे कि अशिक्षित संपत्तिहीन बहुमत लोकतंत्र को बड़ी तंत्र में बदल सकता है। अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में 1861 में उन्होंने लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए कई सुझाव दिए थे। तो उनके सुझाव कौन से थे, तो आप समझने का प्रयास करेंगे नीचे की तरफ। तो उम्मीद तो करते हैं कि आपको क्लास ये तरीके से समझ में आ रही है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो भारत या बहुत मतदान शिक्षित और बौद्धिक रूप से सक्षम व्यक्तियों को सामान्य नागरिकों की तुलना से अधिक वोट देने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने थॉमस हेस के अनुपातिक परिणाम का समर्थन किया। कुल मतदान, उन्होंने गुप्त मतदान का विरोध किया था, क्योंकि उनके अनुसार मतदान एक सार्वजनिक करते हुए जिसकी जिम्मेदारी से निभाया जाना चाहिए। तो आपका गुप्त मतदान था, यानी खुला मतदान। हाँ ठीक है, यह बात सही है, खुला मतदान। इन्होंने गुप्त मतदान का विरोध किया, ये तो थोड़ा सा गलत है, ये उनका कार्य मेरे हिसाब से गलत था। उन्होंने गुप्त मतदान का विरोध किया, उन्होंने, क्योंकि उनके अनुसार मतदान एक सार्वजनिक करते हुए जिसकी जिम्मेदारी से निभाया जाना चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है कि उन्होंने कहा था कि अभी आपके समय गुप्त मतदान होता है, नहीं कि अपने मतदान को कोई दूसरा नहीं दे सकता, लेकिन इनके गुरु का जो सिद्धांत था, उनके गुरु का सिद्धांत था कि गुप्त मतदान होना चाहिए। इनका सिद्धांत था कि गुप्त मतदान नहीं होना चाहिए, खुला मतदान होना चाहिए। मिल अपनी पत्नी की हैरियट टेलर से गहरे प्रभावित थे। उन्होंने द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन लिखकर महिलाओं के समान अधिकारों और शिक्षा व मताधिकार की प्रोत्साहित किया। वे पहले प्रमुख दार्शनिक में से एक थे जिन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं की कानूनी और सामाजिक अधीनता मानव प्रकृति के मार्ग से एक बड़ी बाधा है। ठीक है, उन्होंने महिलाओं के लिए भी कार्य किया, क्योंकि इनकी पत्नी थी हैरियट टेलर की, इनके समझ में इनके उन्होंने क्रमिक कार्य किए थे। आपका लास्ट आया हेराल्ड जे लोस्की, संपूर्णता का विघटन और बहुलवादी लोकतंत्र। इनके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल से। थोड़ा सा आगे आपके बीच में एक पेज, 2 पेज, लगभग 3 पेज, 3 पेज है लगभग। लास्ट ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेराल्ड का इनका जन्म कब होता है, इनका जन्म होता है 1893 में और इनकी मृत्यु हो जाती है 1950 में। तो आप कहें कितने साल जिए, तो आप कहेंगे 57 साल जिंदा रहे थे। एक आपकी बैटरी साधने की थे, तो सभी के स्थान में आता है लेखक और लेबर पार्टी के विचारक थे आपके। ठीक है, तो आपके सभी एग्जाम में सभी लेखक या आपके वैज्ञानिक के समान बिंदु होते हैं। लास्की का बौद्धिक सफर बोलवाद से शुरू होकर आपका और आपका फेबिनिवाद और अंत मार्क्सवाद की ओर मुड़ा था। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ए ग्रामर ऑफ द पॉलिटिकल्स थी, जिन्हें 1925 में प्रकाशित किया था। राज्य के प्रकृति संप्रभुता और अधिकार के बारे में नई दिशा प्रदान करती है। इस प्रकार आपको याद रखना है।
आगे हम पढ़ लेते हैं आपके संप्रभुता व बहुलवादी का खंडन। लास्की ने चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष राज्य की एकल संप्रभुता का विरोध है। उन्होंने जीन बोर्डिन और जॉन ऑस्टिन जैसे विचारक द्वारा प्रतिपादित इस विचार को चुनौती दी। राज्य पाल समाज में असीमित और अविभाज्य शक्ति होनी चाहिए। लास्की का मानना था कि संप्रभुता का ये पारंपरिक विचार न केवल ऐतिहासिक रूप से मिथ्यक है बल्कि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी घातक है। तो लास्की का सिद्धांत था कि एकल संप्रभुता का विरोध किया था इन्होंने, ठीक है। उन्होंने जीन बोर्डिन और जॉन ऑस्टिन जैसे विचारकों द्वारा प्रतिपादित इस विचार को चुनौती दी कि राज्य पास में असीमित और अविभाज्य शक्ति होनी चाहिए। इन्होंने इसका विरोध किया। लास्की का मानना था कि संप्रभुता का ये पारंपरिक विचार न केवल ऐतिहासिक रूप से मिथक है बल्कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी घातक है। संघों का संघ, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपके लास्की के अनुसार संघों का संघ क्या है, तो आपको ये परिभाषा पढ़कर ही जाना है, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है संघों का संघ किसे कहा जाता है। लास्की के अनुसार समाज अपनी प्रकृति में संघात्मक है। मनुष्य केवल राज्य का ही सदस्य नहीं है, मनुष्य यानी कि राज्य का सदस्य नहीं है बल्कि वह धार्मिक संस्थाओं, ट्रेड यूनियनों, क्लबों और सांस्कृतिक संगठनों का भी सदस्य है। ये संगठन राज्य से पहले अस्तित्व में आए हैं और व्यक्ति की वफादारी इनके प्रति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की राज्य के प्रति। तो इनका ये सिद्धांत था, तो आपने समझने का प्रयास किया होगा। इसको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ईजी है, तो आप समझ चुके होंगे। 2 या 3 बार इसको रीड करके तो आपको समझ में आ जाएगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो लास्की ने तर्क दिया कि यदि समाज संघात्मक है तो सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। इनका तर्क था कि यदि समाज संघात्मक है तो सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए, यानी कि जो समाज संघात्मक है तो आपकी सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। राज्य को समाज का एकमात्र स्वामी होने की बजाय उन अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, यानी कि राज्य को एकमात्र स्वामी होने की बजाय अन्य संगठनों के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया जहाँ विभिन्न व्यावसायिक और सामाजिक समूहों को शासन में हिस्सा बने, यानी उन्होंने आपके क्रियात्मक प्रतिनिधि यानी कि कार्य किए, और जहाँ विभिन्न व्यावसायिक थे यानी जो विभिन्न व्यापारी थे और सामाजिक समूह को शासन में हिस्सा बनाने के लिए इन्होंने प्रमुख रूप से कार्य किया। राज्य की सीमित भूमिका, तो राज्य की सीमित भूमिका क्या थी, तो आपको लास्की ने राज्य को एक लोक सेवा की संस्था बनाया, यानी कि आपकी एक राज्य की लोक सेवा की संस्था इन्होंने प्रमुख से मान्य कार्य किया था, ठीक है। तो आप सभी को देखना है लास्की ने आपकी वह नागरिक लास्की उनका कहना था कि राज्य की शक्ति का औचित्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह नागरिकों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा कितनी प्रभावी ढंग से कर रहा है। यदि राज्य अपने मूल कार्यों में विफल रहता है तो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का नैतिक अधिकार मनुष्य होने का प्रयास करना। तो राज्य की नैतिक भूमि आपके तीनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको समझने का प्रयास करना है। इसमें आपको मेरे को समझाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली समझ चुके होंगे, ठीक है। ज़्यादा समझाने से आपको डिस्टर्ब होते हैं, तो ठीक है। तो आप जो सिंपल था तो आपको पढ़ने का प्रयास करना था वो पढ़ा चुके हैं। तो अधिकारों का सामाजिक आर्थिक सिद्धांत क्या था उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आर्थिक अधिकार, लास्की ने अधिकारों के सिद्धांत ने ना शास्त्रीय उदारवाद और समाजवाद के बीच एक पहलू का काम किया। उन्होंने अधिकारों को सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां माना है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति सामान्यतः अपने स्रोतों रूप को प्राप्त नहीं कर सकता है। अधिकारों के समझ लास्की के प्रमुख विचार इस प्रकार है, तो आप पढ़ेंगे प्रयास करेंगे तो इस प्रकार है। अधिकार, आर्थिक अधिकार कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे आर्थिक अधिकार हमारे काम का अधिकार, उचित वेतन और आपका अवकाश का अधिकार होता है, ठीक है। समकालीन महत्व क्या है इनका, आर्थिक सुरक्षा के बिना राजनीतिक, ठीक है। आपका सामाजिक महत्व वाला आप छोड़ दीजिए, ठीक है। ये इधर वाला आप छोड़ दीजिए, वैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सामाजिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सांस्कृतिक विकास के अवसर सभी को प्राप्त होने चाहिए। राजनीति यानी कि सभी को मतदान करने का अधिकार होना चाहिए और चुनाव में खड़े होने का अधिकार होना चाहिए। न्यायिक सिद्धांत, कानून के समक्ष समानता सभी को होनी चाहिए। निष्पक्ष नागरिकता, लास्की ने संपत्ति के अधिकार को सीमित करने की वकालत की है। उनके अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति केवल उस सीमा तक संचित होती है वह व्यक्तिवाद के सहायक की होती है, ठीक है। तो आप सभी देखना आगे बढ़े। लास्की और भारत एक वैचारिक सेतु है, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ा जाए तो आप कहेंगे कि हेराल्ड लास्की का प्रभाव, तो हेरोल्ड लास्की का प्रभाव भारत के स्वाधीनता आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद की राजनीतिक व्यवस्था पर अत्यंत गहरा पड़ा है।
वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण जैसे कई महत्वपूर्ण नेताओं के शिक्षक थे। ठीक है, तो आपकी जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे और आपके के.आर. नारायण जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके शिक्षक भी रहे हैं, उनके गुरु भी रहे हैं। नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद का आधार लोस्की के विचारों में ही मिलता है। यानी कि जो आपके जवाहरलाल नेहरू तो तर्क देते हैं, उन वे विचार आपकी किसमें मिलती है, तो आपकी लोस्की के सिद्धांत में मिलती है। निश्चित में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा लोस्की के कल्याणकारी राज्य के मॉडल से काफ़ी मेल खाती है। नेहरू ने एक बार कहा था कि भारत की कैबिनेट की हर बैठक में प्रोफेसर लोस्की की आत्मा के लिए एक कुर्सी खाली रहती है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने रख दिया था कि आपकी जो प्रोफेसर आपकी लोस्की थे, उनके लिए हर कैबिनेट में एक सीट खाली रहती है। ठीक है, जो उनके वैचारिक प्रभाव की गहराई दर्शाता है। लोस्की ने हमेशा भारत की स्वतंत्रता को पुरजोर करने का समर्थन किया था। वे साम्राज्यवादी शोषण के घोर विरोधी थे। तो आपके लिए लोस्की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भारत के लिए कार्य किए थे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो लोस्की और भारत की वैचारिक सेतु में आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उनके सेम डिटो क्वेश्चन आपके एग्जाम में उतरेंगे, और आप पेपर देकर वापस आएंगे तब आप बोल देना है कि सेम डिटो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए थे। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। आप कीजिए तुलनात्मक विश्लेषण वेतन मील और मोल्स के बीच। वैसे तुलनात्मक विश्लेषण नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तुलनात्मक विश्लेषण करने की वैसे जरूरत आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम करने का प्रयास करेंगे। तो इन तीनों का अध्ययन करने पर राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों के एक स्पष्ट विकासवाद परिवर्तन देखते हैं। जहाँ बेतम ने राज्य को केवल सुख की गणना करने वाला एक यंत्र माना, वही मील ने उसी व्यक्ति की क्षमता और चरित्र का रक्षक माना, और अंतर्लोक ने राज्य को समाज के विभिन्न समूहों के बीच समन्वय करने का वाला एक सहकारी अभिनय। तो आपके सबसे पहले आए थे बेथम, जिन्होंने सुख की गणना करने का कार्य किया, और बाद में वहीं उन्हीं के स्थान पर उन्हीं के शिष्य मील आए, उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और चरित्र का रक्षक बनाया, और अंत आपके लोस्की आए थे, उन्होंने राज्य को समाज के विभिन्न समूहों के बीच समन्वय करने वाला एक सहकारी अभिकरण बना दिया। उपयोगिता से मूलवाद तक की यात्रा। तो बेतम का उपयोगिता एक परमाणुवादी दृष्टिकोण पर आधारित था, जहाँ समाज केवल अलग अलग व्यक्तियों का एक समूह था। ठीक है, समूह था। तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो सामाजिक उपयोगिता की बात की और स्वीकार की। समाज की प्रकृति व्यक्ति नैतिक विकास से जुड़ी है। लोस्की ने इस व्यक्तिवाद को और आगे ले जाते हुए यह तर्क दिया कि व्यक्ति अपनी पूर्णता केवल समाज के माध्यम से ही नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न छोटे समूहों के संघों से प्राप्त करता है। स्वतंत्रता के कार्यों का परिवर्तन। तो बेतम स्वतंत्रता की उनके लिए प्राथमिकता नहीं थी कि उन्होंने प्राथमिक सुरक्षा और खुशी थी, केवल स्वतंत्रता की केवल प्रतिबंधों का अभाव था। यदि कोई कानून सुख बढ़ाता है तो वह स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। मील के लिए स्वतंत्रता सर्वोच्च मानी गई है। उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य का न्यूनतम से संतुष्ट किया है, और लोस्की ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। ठीक है, तो ये आपको तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ऊपर पढ़ के रखे हैं। ठीक है, तो आपको एक बात समझने का प्रयास करना है। पीछे तुलनात्मक अध्ययन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी मील और आपकी वेतन की तुलनात्मक अध्ययन को पढ़ाइए, तो आपको पूछा सकता है। तो दार्शनिक आधार के साथ इनका मनोवैज्ञानिक सुखवाद था, और नैतिक को गुणात्मक आपका मील का था, और बहुलवादी आपके हेरोल्ड का था, और राज्य की संप्रदाय का कानून रूप से असीमित थी। बहुमत की तानाशाही प्रति संकटक थे, इनका यह सिद्धांत था, और आपके हेराल्ड का था विघटित। ठीक है, प्रमुख करती इनका ये अधिकारों का नहीं है, आपका एक रह गया अधिकारों का अधिक आधार। तो केवल राज्य द्वारा निर्मित कानून, व्यक्तिगत विकास, उपयोगिता, और आपका सामाजिक आवश्यकता का दौर। इनकी प्रमुख पुस्तकें तो आपकी इनकी पुस्तक थी द इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ द मॉरल्स एंड द लेजिस्लेशंस, और इनकी थी ऑन लिबर्टी, और आपकी इनकी थी द ग्रामर ऑफ द पॉलिटिकल। तो ये तीनों आपके एग्जाम में सेम टू क्वेश्चन आएगा। छोटे वाले क्वेश्चन में आपके तीनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, लिख कर ले लीजिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो आपका ये लास्ट में थोड़ा सा टॉपिक बचा है, आधुनिक प्रासंगिकता और विविध। तो लोक नीति और लोक नैतिकता बेतम को उपयोगी ढांचा आज भी सार्वजनिक पर्यावरण कानूनों और टीकाकरण कार्यक्रमों में जैसी नीतियों के लिए औचित्य को साबित किया है। और आपकी डिजिटल युग आगे वाले सेकंड पॉइंट में आ गए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। डिजिटल युग में एक इंटरनेट और सोशल मीडिया का युग चल रहा है, बहुमत की तानाशाही हो रही है, और आपकी बीच की यही चेतावनी है। और वैश्वीकरण
संप्रभुता लोस्की का ये विचार है कि आधुनिक राज्य परस्पर निर्भर है। आज की वैश्विक संसार की बुराइयों के बारे में पढ़ाया गया। तो आधुनिक तो सभी का आता है कि ये दुख युग कौन सा चल रहा है। वेतम के आधुनिक शासन को वैज्ञानिकवाद का प्रदान किया है। मैं ने उसे मानवीय चेहरा और स्वतंत्रता दी है। तो लोस्की ने उसे सामाजिक न्याय और बुलवाद से जोड़ा है। इन तीनों दार्शनिक के दर्शन का एक संगम ही आधुनिक उदारवादी आंदोलन लोकतंत्र की आधारशिला रखी है। उनके विचारों के बिना हम नागरिक अधिकारों की अलसंख्यक राज्य की जिम्मेदारी के वर्तमान स्वरूप की कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी स्पीड तो ज़्यादा थी लास्ट में। सबसे पहले हमने आपकी तीनों के बारे में पढ़ लिया है। तो आज की वीडियो करते हैं एंड करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो हमने थोड़ा सा लास्ट में थोड़ी सी स्पीड से क्लास को किया, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। तो इम्पोर्टेंट था, उसको हमने धीरे धीरे रीड किया, क्योंकि लास्ट में तो हमने जो ऊपर का था उसका रिवाइज किया था। उसका रिविजन करने के लिए आपके बीच में किया था। और आपकी 3 यूनिट का सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया। यूनिट फर्स्ट का आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया, यूनिट 2 का आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया, यूनिट 3 का वीडियो ये आपको मिल जाएगा, यूनिट 4 का वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। पेंडिंग है, बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, जल्द ही मिल जाएगा आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आज की इस वीडियो में इतना मिलते हैं इस वीडियो में रेटिंग के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।